स्पेशल रिलेटिविटी के जरिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गति को लेकर हमारी सदियों पुरानी सोच और लाइट की कांस्टेंट स्पीड के बीच मौजूद टकराव को सुलझाया। असल में इस समस्या का समाधान बहुत सीधा लेकिन चौंकाने वाला था। हमारी इंट्यूशन ही गलत थी। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिन गतियों को देखते और महसूस करते हैं वे स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले बेहद धीमी होती हैं। यही वजह है कि उन धीमी गतियों के आधार पर बनी हमारी समझ स्पेस और टाइम की असली प्रकृति को छुपा देती है। स्पेशल रिलेटिविटी ने पहली बार साफ दिखाया कि स्पेस और टाइम वैसे नहीं हैं जैसे हम सदियों से मानते आए थे। उनकी प्रकृति कहीं ज्यादा अजीब और गहरी है। लेकिन स्पेस और टाइम की बुनियादी समझ में इतना बड़ा बदलाव आसान नहीं था। आइंस्टाइन ने जल्दी ही महसूस किया कि स्पेशल रिलेटिविटी के नतीजों में से एक असर बेहद गंभीर था। वह सिद्धांत कि कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं हो सकती, न्यूटन की यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के साथ मेल नहीं खाता था, जिसे 17वीं सदी में प्रस्तावित किया गया था और जो उस समय तक अत्यंत विश्वसनीय मानी जाती थी। यानी एक समस्या हल करते करते एक नई और भी बड़ी समस्या पैदा हो गई। इसके बाद लगभग 10 वर्षों तक आइंस्टाइन ने इस पहेली पर गहराई से काम किया, कभी कभी मानसिक रूप से बेहद संघर्षपूर्ण समय से गुजरते हुए। आखिरकार उन्होंने इस टकराव का समाधान पेश किया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रूप में। इस नए सिद्धांत में आइंस्टाइन ने एक बार फिर हमारी सोच को झकझोर दिया। उन्होंने दिखाया कि ग्रेविटी कोई साधारण फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस और टाइम खुद वॉर्प और डिस्टॉर्ट होते हैं, और उसी मुड़े तुड़े स्पेस टाइम के जरिए ग्रेविटी अपना असर दिखाती है। आइजैक न्यूटन, जिनका जन्म 1642 में इंग्लैंड के लिंकनशायर में हुआ था, उन्होंने विज्ञान की दिशा ही बदल दी। उन्होंने पहली बार मैथमेटिक्स की पूरी ताकत को प्रकृति को समझने के लिए इस्तेमाल किया। न्यूटन की प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि जब उन्हें अपने शोध के लिए जरूरी गणित नहीं मिला तो उन्होंने नया गणित ही बना डाला। करीब 3 सदियों तक दुनिया को उनके जैसा वैज्ञानिक दिमाग दोबारा देखने को नहीं मिला। न्यूटन की अनेक महान खोजों में से हमारे लिए सबसे अहम है उनकी यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह मौजूद है। ये हमें और हमारे आसपास की हर चीज को पृथ्वी की सतह से बांधे रखती है। यही फोर्स हवा को अंतरिक्ष में बिखरने से रोकती है, चांद को पृथ्वी की परिक्रमा में बनाए रखती है और पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने पर मजबूर करती है। दरअसल ग्रेविटी ही उस कॉस्मिक डांस की लय तय करती है जिसे अरबों खरबों खगोलीय पिंड, एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज बिना रुके निभा रहे हैं। न्यूटन के प्रभाव में रहते रहते हम आज यह मानकर चलते हैं कि एक ही फोर्स, ग्रेविटी, इन सभी जमीनी और ब्रह्मांडीय घटनाओं के पीछे काम कर रही है। लेकिन न्यूटन से पहले ऐसा नहीं था। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि पेड़ से गिरता सेब और सूर्य के चारों ओर घूमते ग्रह एक ही भौतिक नियम का पालन कर रहे हैं। न्यूटन ने एक साहसिक कदम उठाया और आसमान और धरती की फिजिक्स को एक ही सिद्धांत में बांध दिया। उन्होंने कहा कि ग्रेविटी ही वह अदृश्य हाथ है जो दोनों जगह काम कर रहा है। न्यूटन की ग्रेविटी को हम एक तरह से ग्रेट इक्वलाइजर कह सकते हैं। उनका कहना था कि हर चीज हर दूसरी चीज को आकर्षित करती है। किसी वस्तु की बनावट या नेचर कुछ भी हो, वह ग्रेविटी महसूस भी करती है और पैदा भी करती है। जोहानस केपलर के ग्रहों की गति पर किए गए अध्ययन से न्यूटन इस नतीजे पर पहुंचे कि दो वस्तुओं के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन 2 बातों पर निर्भर करता है। 1. दोनों वस्तुओं में मौजूद मैटर की मात्रा यानी उनका मास। 2. उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा ग्रेविटी, जितनी कम दूरी उतना ज्यादा आकर्षण। न्यूटन ने यहीं रुककर संतोष नहीं किया। उन्होंने ऐसे इक्वेशंस लिखे जो ग्रेविटी की ताकत को सटीक रूप से माप सकते थे। इन समीकरणों के अनुसार दो वस्तुओं के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स उनके मासेस के गुणनफल के समानुपाती होती है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के उलट होती है। ये लॉ हमें ग्रहों और धूमकेतुओं की चाल समझने में मदद करता है, चांद की पृथ्वी के चारों ओर गति समझाता है, अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेट्स की राह तय करता है और यहां तक कि हवा में उड़ती बेसबॉल या डाइविंग बोर्ड से कूदते खिलाड़ी की गति को भी समझा सकता है। इन सभी मामलों में न्यूटन के सिद्धांत से निकली भविष्यवाणियां
और वास्तविक ऑब्जर्वेशंस का मेल हैरान कर देने वाला था। इसी वजह से 20वीं सदी की शुरुआत तक न्यूटन की ग्रेविटी पर कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन फिर विज्ञान के मंच पर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी स्पेशल रिलेटिविटी ने न्यूटन के इस महान सिद्धांत के सामने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी जिसे हल करना आसान नहीं था। यहीं से ग्रेविटी की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। न्यूटनियन ग्रेविटी और स्पेशल रिलेटिविटी के बीच टकराव। स्पेशल रिलेटिविटी की सबसे बुनियादी और सख्त शर्तों में से एक है, लाइट की स्पीड एक एब्सोल्यूट लिमिट है। इस सीमा का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि कोई भौतिक वस्तु लाइट से तेज नहीं जा सकती, बल्कि इससे भी ज्यादा गहरी बात यह है कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, सिग्नल या इन्फ्लुएंस लाइट से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। सीधे शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे किसी जगह की जानकारी दूसरी जगह तक इंस्टेंटेनियसली पहुंचा दी जाए। हाँ, हमारे आसपास डिस्टर्बेंसेस फैलने के कई तरीके हैं, लेकिन वे सब लाइट से बहुत धीमे हैं। जैसे हमारी आवाज़, स्पीच और साउंड हवा में फैलने वाली वाइब्रेशंस के जरिए आगे बढ़ती हैं, जिनकी स्पीड लगभग 1100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि लाइट की स्पीड करीब 1008 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा है। इस फर्क को हम रोजमर्रा की जिंदगी में साफ महसूस करते हैं। अगर आप क्रिकेट का मैच दूर की सीट से देखें, तो बैट के बॉल से टकराने की आवाज थोड़ी देर बाद सुनाई देती है, जबकि टकराव आप पहले देख लेते हैं। ठीक ऐसा ही थंडरस्टॉर्म में होता है। लाइटनिंग और थंडर एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन पहले हमें बिजली दिखती है और कुछ पल बाद गरज सुनाई देती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि लाइट साउंड से कहीं ज्यादा तेज है। स्पेशल रिलेटिविटी की सफलता हमें यह भी बताती है कि इसका उल्टा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कोई सिग्नल नहीं हो सकता जो हमें लाइट से पहले पहुंच जाए। नथिंग आउटरन्स फोटॉन्स। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के अनुसार एक वस्तु दूसरी वस्तु पर ग्रेविटेशनल पुल डालती है, और ये पुल सिर्फ दो बातों पर निर्भर करता है, उनकी मास और उनके बीच की डिस्टेंस। इसमें यह मायने नहीं रखता कि वे दोनों वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में कितने समय से हैं। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि अगर किसी वजह से मास या डिस्टेंस बदल जाए, तो न्यूटन के अनुसार ग्रेविटी का असर तुरंत बदल जाना चाहिए। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। न्यूटन की ग्रेविटी के हिसाब से अगर मान लें कि सूर्य अचानक फट जाए, तो पृथ्वी, जो सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तुरंत अपनी इलिप्टिकल ऑर्बिट से बाहर निकलने लगेगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सूर्य से निकली लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं। लेकिन न्यूटन की थ्योरी में पृथ्वी को यह जानकारी कि सूर्य फट चुका है, ग्रेविटी के जरिए तुरंत मिल जाएगी। यानी ग्रेविटेशनल इफेक्ट बिना किसी समय की देरी के इंस्टेंटेनियसली ट्रांसमिट हो जाएगा। और यही बात स्पेशल रिलेटिविटी के साथ सीधे टकराव में है। स्पेशल रिलेटिविटी साफ कहती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। इंस्टेंटेनियस ट्रांसमिशन इस नियम का सबसे ज्यादा उल्लंघन करता है। 20वीं सदी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस टकराव को बहुत गंभीरता से लिया। एक तरफ न्यूटन की ग्रेविटी थी, जो एक्सपेरिमेंट्स में बार बार सही साबित हो चुकी थी, और दूसरी तरफ स्पेशल रिलेटिविटी, जिस पर आइंस्टाइन को पूरा भरोसा था। आइंस्टाइन को समझ आ गया कि न्यूटन की ग्रेविटी और स्पेशल रिलेटिविटी दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती। न्यूटन के सिद्धांत को मिले विशाल एक्सपेरिमेंटल समर्थन के बावजूद आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के लिए एक नई थ्योरी खोजने का फैसला किया। ऐसी थ्योरी जो स्पेशल रिलेटिविटी के नियमों के साथ पूरी तरह कंपैटिबल हो। इसी खोज ने आखिरकार जन्म दिया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, जिसमें एक बार फिर स्पेस और टाइम की प्रकृति पूरी तरह बदल गई। और यहीं से ग्रेविटी को समझने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। आइंस्टाइन का हैप्पीएस्ट थॉट। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी सामने आने से भी पहले न्यूटन की ग्रेविटी में एक बुनियादी कमी मौजूद थी। न्यूटन का सिद्धांत ये तो बहुत सटीक ढंग से बता देता था कि ग्रेविटी के असर में चीजें कैसे चलेंगी, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं समझा पाता था कि ग्रेविटी असल में है क्या। सवाल बेहद सीधा लेकिन गहरा था। दो वस्तुएं जो एक दूसरे से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हों, वे बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क के
एक दूसरे की गति को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। ग्रेविटी ये काम किस माध्यम से करती है? इस समस्या को आइजक न्यूटन खुद बहुत अच्छी तरह समझते थे। न्यूटन के लिए यह कल्पना करना ही मुश्किल था कि बेजान पदार्थ बिना किसी माध्यम के खाली स्पेस में बैठे बैठे किसी दूसरी वस्तु को प्रभावित कर सके। उनके शब्दों में एक्शन एट अ डिस्टेंस यानी बिना संपर्क के प्रभाव एक तरह की बौद्धिक असहजता थी। न्यूटन ने यह मान लिया कि ग्रेविटी मौजूद है और उसके असर को बताने वाले नियम भी बना दिए, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि ग्रेविटी अंदर से काम कैसे करती है। यानी उन्होंने हमें ग्रेविटी का एक बेहतरीन ओनर्स मैनुअल दे दिया, जिससे हम ग्रहों की चाल समझ सकते हैं, चंद्र और सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकते हैं, धूमकेतुओं की गति जान सकते हैं और यहां तक कि रॉकेट्स को चांद और मंगल तक भेज सकते हैं। लेकिन ग्रेविटी का इनर मैकेनिज्म, उसका ब्लैक बॉक्स, पूरी तरह रहस्य ही बना रहा। यह कुछ वैसा ही है जैसे आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर आसानी से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंदर सर्किट्स कैसे काम करते हैं ये जाने बिना। जब तक सब ठीक चलता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मशीन खराब हो जाए तो उसकी मरम्मत के लिए अंदर की समझ जरूरी हो जाती है। आइंस्टाइन ने यही महसूस किया। सैकड़ों साल तक न्यूटन की ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स में सही साबित होती रही, फिर भी स्पेशल रिलेटिविटी ये संकेत दे रही थी कि न्यूटन का सिद्धांत किसी सूक्ष्म लेकिन गहरी वजह से टूटा हुआ है। और इस टूटे हिस्से की मरम्मत तभी संभव थी जब ग्रेविटी की असली प्रकृति को समझा जाए। साल 1907 में जब आइंस्टाइन बर्न के पेटेंट ऑफिस में अपने डेस्क पर बैठे इन्हीं सवालों पर सोच रहे थे, उन्हें एक ऐसा विचार आया जिसे उन्होंने बाद में अपने जीवन का हैप्पीएस्ट थॉट कहा। यह विचार धीरे धीरे उन्हें ग्रेविटी की एक बिल्कुल नई थियोरी तक ले गया। ऐसी थियोरी जो सिर्फ न्यूटन की कमी पूरी नहीं करती थी, बल्कि ग्रेविटी के बारे में हमारी पूरी सोच को ही नए सिरे से गढ़ देती थी। और सबसे जरूरी बात, वो स्पेशल रिलेटिविटी के साथ पूरी तरह कंपैटिबल थी। इस इंसाइट की जड़ एक पुराने सवाल में छिपी थी। स्पेशल रिलेटिविटी में हमने ये समझा था कि दुनिया उन लोगों को कैसी दिखाई देती है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हों। ऐसे ऑब्जर्वर्स की तुलना करने से स्पेस और टाइम के बारे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। लेकिन आइंस्टाइन के मन में एक नया सवाल था। उन लोगों का क्या जो एक्सेलरेटेड मोशन में हो, जिनकी गति स्थिर नहीं बल्कि बदलती रहती हो? ऐसे ऑब्जर्वर्स की दुनिया को समझना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन आइंस्टाइन जानना चाहते थे कि क्या इस जटिलता को भी स्पेस और टाइम की उसी नई समझ के भीतर लाया जा सकता है। आइंस्टाइन का हैप्पीएस्ट थॉट यही रास्ता दिखाता है। इसे समझने के लिए एक कल्पना कीजिए। मान लीजिए साल 2050 है। आप सीआईडी के चीफ एक्सप्लोजिव्स एक्सपर्ट हैं। अचानक आपको न्यू दिल्ली के बीचों बीच एक अत्यंत खतरनाक बॉम्ब की सूचना मिलती है। जांच करने पर पता चलता है यह बॉम्ब न्यूक्लियर है, इतना शक्तिशाली कि अगर इसे धरती के भीतर गहराई में भी दबा दिया जाए या समुद्र की गहराइयों में भी डुबो दिया जाए तो भी तबाही भयानक होगी। और हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब आप बॉम्ब का एक अजीब फीचर देखते हैं। यह बॉम्ब एक वेइंग स्केल पर रखा है। अगर स्केल की रीडिंग मौजूदा वैल्यू से 50% से ज्यादा बदली तो बॉम्ब तुरंत फट जाएगा। टाइमर बता रहा है कि आपके पास सिर्फ 1 हफ्ता है। लाखों लोगों की जिंदगी आपके फैसले पर टिकी है। अब सवाल यह है, आप क्या करेंगे? यहीं से आइंस्टाइन का हैप्पीएस्ट थॉट ग्रेविटी और एक्सेलरेशन को समझने का एक बिल्कुल नया रास्ता खोलता है। जब यह साफ हो जाता है कि धरती के ऊपर या अंदर कहीं भी इस डिवाइस को एक्सप्लोड करना सुरक्षित नहीं है, तो आपके सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। इस डिवाइस को आउटर स्पेस की गहराइयों में भेज दिया जाए ताकि उसका विस्फोट किसी को नुकसान न पहुंचा सके। आप ये योजना सीआईडी की टीम के सामने रखते हैं, लेकिन मीटिंग शुरू होते ही एक युवा असिस्टेंट आइजैक आपकी योजना पर सवाल उठा देता है। आइजैक कहता है, इस प्लान में एक गंभीर समस्या है। जैसे जैसे डिवाइस पृथ्वी से दूर जाएगा, उसका वेट कम होता जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन धीरे धीरे घटेगा। और चूंकि बॉम्ब एक स्केल पर रखा है, स्केल की रीडिंग कम होते ही डिवाइस 50% लिमिट पार कर देगी और बॉम्ब बहुत पहले ही फट जाएगा, स्पेस तक पहुंचने से पहले। आप अभी आइजक की बात पर सोच ही रहे होते हैं कि दूसरा असिस्टेंट
एल्बर्ट बीच में बोल पड़ता है। एल्बर्ट कहता है, असल में एक और समस्या भी है, और ये आइजक की बात जितनी ही महत्वपूर्ण है, बस थोड़ी ज्यादा सटल है। आप एल्बर्ट को चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार जब वह बोलना शुरू कर देता है तो रुकता नहीं। एल्बर्ट समझाता है, इस डिवाइस को स्पेस में भेजने के लिए हमें इसे रॉकेट पर माउंट करना होगा, और जैसे ही रॉकेट ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा, स्केल की रीडिंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉम्ब का बेस स्केल को ज्यादा जोर से दबाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक्सेलरेटिंग कार में आपका शरीर सीट में ज्यादा धंस जाता है। जितना ज्यादा स्क्वीज, उतनी ज्यादा स्केल रीडिंग। और अगर ये बढ़ोतरी 50% से ज्यादा हुई तो बॉम्ब फिर भी फट जाएगा। इस बार ग्रेविटी की वजह से नहीं, बल्कि एक्सेलरेशन की वजह से। आप एल्बर्ट को धन्यवाद देते हैं, लेकिन मन ही मन आइजक की बात को डिसाइसिव मान लेते हैं। आप निराश होकर कहते हैं, किसी आइडिया को मारने के लिए एक फेटल फ्लॉ ही काफी होता है, और आइजक ने वही दिखा दिया है। आप नई सजेशंस मांगते हैं, और तभी एल्बर्ट को एक चौंकाने वाला इंसाइट आता है। वो कहता है, एक मिनट, मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया मरा हुआ है। एल्बर्ट आगे समझाता है, आइजक सही है कि ऊपर जाने पर ग्रेविटी कम होगी और स्केल रीडिंग घटेगी, और मैं भी सही हूं कि रॉकेट की अपवर्ड एक्सेलरेशन स्केल रीडिंग बढ़ाएगी। लेकिन अगर हम रॉकेट की एक्सेलरेशन को हर पल बहुत केयरफुली एडजस्ट करें, तो ये दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। शुरुआत में जब रॉकेट अभी भी पृथ्वी की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में है, तो एक्सेलरेशन हल्की रखी जा सकती है ताकि स्केल रीडिंग सेफ लिमिट में रहे। जैसे जैसे रॉकेट धरती से दूर जाता जाएगा और ग्रेविटी कम होती जाएगी, वैसे वैसे हम अपवर्ड एक्सेलरेशन बढ़ा सकते हैं। इस तरह एक्सेलरेशन से बढ़ी रीडिंग और ग्रेविटी से घटी रीडिंग एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगी। नतीजा, स्केल की रीडिंग बिल्कुल नहीं बदलेगी। अब एल्बर्ट की बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है। आप कहते हैं, तो मतलब ये हुआ कि अपवर्ड एक्सेलरेशन ग्रेविटी का सब्स्टिट्यूट बन सकता है। हम ग्रेविटी के इफेक्ट को एक्सेलरेटेड मोशन से इमिटेट कर सकते हैं। एल्बर्ट मुस्कुराकर कहता है, एग्जैक्टली। अब योजना साफ है। बॉम्ब को रॉकेट में बैठाकर स्पेस में भेजा जाएगा, और रॉकेट की एक्सेलरेशन को इतनी प्रिसिजन से कंट्रोल किया जाएगा कि स्केल की रीडिंग पूरे सफर में स्थिर बनी रहे। ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करके और आधुनिक रॉकेट साइंस की मदद से एक भीषण तबाही टाल दी जाती है। और यहीं आइंस्टाइन का हैप्पीएस्ट थॉट एक साधारण थॉट एक्सपेरिमेंट से बदलकर ग्रेविटी को समझने का सबसे गहरा सुराग बन जाता है। ग्रेविटी और एक्सेलरेशन, आइंस्टाइन की असली खोज। ग्रेविटी और एक्सेलरेटेड मोशन के बीच जो गहरा रिश्ता है, उसी की पहचान एक दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बर्न के पेटेंट ऑफिस में की थी, और यही उनका सबसे बड़ा और सबसे खुशहाल विचार बना। बॉम्ब वाला थॉट एक्सपेरिमेंट इस आइडिया की आत्मा को दिखाता है, लेकिन इसे अब हम एक और बुनियादी ढांचे में समझ सकते हैं, वैसे ही जैसे हमने पहले स्पेशल रिलेटिविटी में किया था। कल्पना कीजिए कि आप एक सील्ड, खिड़की रहित कंपार्टमेंट में बंद हैं। अगर ये कंपार्टमेंट एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो आप किसी भी तरह से यह नहीं जान सकते कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं। कंपार्टमेंट अंदर से हमेशा एक जैसा दिखेगा। आप जो भी एक्सपेरिमेंट्स करें, उनके नतीजे बिल्कुल वही रहेंगे, चाहे आप धीरे चल रहे हों या बेहद तेज। असल में बाहर से तुलना करने के लिए कोई रेफरेंस ही नहीं है, इसलिए आपकी मोशन को कोई डेफिनेट वेलोसिटी देना ही संभव नहीं। लेकिन स्थिति बदल जाती है जब कंपार्टमेंट एक्सेलरेट करने लगता है। अब भले ही आपकी दुनिया उसी छोटे से कंपार्टमेंट तक सीमित हो, आप अपने शरीर पर फोर्स महसूस करेंगे। अगर कंपार्टमेंट आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपकी कुर्सी आपकी पीठ को दबाएगी, ठीक वैसे ही जैसे तेजी से चलती कार में होता है। अगर कंपार्टमेंट ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो फर्श आपके पैरों को जोर से दबाएगा। और यहीं आइंस्टाइन की असली रियलाइजेशन सामने आती है। इस छोटे से कंपार्टमेंट के भीतर रहते हुए आप कभी ये पहचान ही नहीं सकते कि जो फोर्स आप महसूस कर रहे हैं, वो एक्सेलरेशन की वजह से है या ग्रेविटी की वजह से। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सही तरह से एडजस्ट कर दी जाए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड से पैदा हुआ फोर्स
और एक्सेलरेटेड मोशन से पैदा हुआ फोर्स पूरी तरह इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं। अगर आपका कंपार्टमेंट शांतिपूर्वक पृथ्वी की सतह पर रखा है, तो आप पैरों के नीचे वही फेमिलियर दबाव महसूस करेंगे जो आपको अपवर्ड एक्सेलरेशन में महसूस होता। अगर कंपार्टमेंट पीठ के बल टिका हुआ है, तो सीट आपकी पीठ को थामे रखेगी, ठीक वैसे ही जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के दौरान। यही वही इक्विवेलेंस है जिसका इस्तेमाल एल्बर्ट ने बॉम्ब को स्पेस में भेजने वाले समाधान में किया था। आइंस्टाइन ने इस गहरी समानता को नाम दिया इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। इस बिंदु पर यह साफ हो जाता है कि जनरल रिलेटिविटी स्पेशल रिलेटिविटी द्वारा शुरू किए गए काम को पूरा करती है। स्पेशल रिलेटिविटी के अनुसार फिजिक्स के नियम उन सभी ऑब्जर्वर्स के लिए एक जैसे होते हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हों। ये एक तरह की लोकतांत्रिक सोच थी, लेकिन अधूरी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर्स शामिल नहीं थे। आइंस्टाइन की 1907 की इनसाइट अब इस कमी को दूर करती है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन और ग्रेविटी में कोई मूलभूत अंतर ही नहीं है, तो हम हर ऑब्जर्वर को, चाहे वह एक्सेलरेट कर रहा हो या नहीं, एक ही फ्रेमवर्क में शामिल कर सकते हैं। अब कोई भी ऑब्जर्वर यह कह सकता है कि मैं स्थिर हूं, बाकी सारी दुनिया मेरे पास से गुजर रही है। बस शर्त यह है कि वह अपने डिस्क्रिप्शन में एक सूटेबल ग्रेविटेशनल फील्ड शामिल करे। इस तरह ग्रेविटी को शामिल करके जनरल रिलेटिविटी यह सुनिश्चित करती है कि हर पॉसिबल ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बराबर है, यहां तक कि वे स्थितियां भी जहां अर्लियर वीडियोज में एक्सेलरेशन की वजह से ऑब्जर्वर्स के अनुभव अलग अलग थे, अब उन्हें ग्रेविटी के साथ इक्विवेलेंट तरीके से समझा जा सकता है। आइंस्टाइन को यह खोज इतनी खुशी क्यों देती थी? ग्रेविटी एक बेहद रहस्यमयी चीज है। ये पूरे ब्रह्मांड के जीवन को नियंत्रित करती है, फिर भी ये अदृश्य और पकड़ से बाहर लगती है। इसके उलट मोशन, खासकर एक्सेलरेटेड मोशन, काफी ठोस और महसूस की जा सकने वाली चीज है। आइंस्टाइन को एहसास हुआ कि अगर ग्रेविटी को मोशन से जोड़ा जा सकता है, तो मोशन की समझ ग्रेविटी को समझने का सबसे ताकतवर औजार बन सकती है। यह काम आसान नहीं था, यहां तक कि आइंस्टाइन जैसे दिमाग के लिए भी नहीं। लेकिन इसी रास्ते पर चलते हुए आखिरकार जन्म हुआ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। और इस यात्रा में आइंस्टाइन को अब एक और कड़ी जोड़नी थी, एक ऐसी कड़ी जो ग्रेविटी और एक्सेलरेशन को स्पेस और टाइम की कर्वेचर से जोड़ दे। और अब यही वह मोड़ है जहां स्पेस टाइम मुड़ना शुरू करता है।